जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पॉलिटी का। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि भाग जो इससे पिछला वीडियो था उसमें भाग 2 तक कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है भाग 3 सभी आपको पता है कि भाग 3 का नाम है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। और इसमें मुख्य रूप से हमको बात करनी है अनुच्छेद 12 की, अनुच्छेद 13 की, 14, 15, 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 12 में हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों की इसमें परिभाषा दी गई है कि मौलिक अधिकार हमारे क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और राज्य की भी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। उसके बाद अनुच्छेद 13 आता है। इसमें बताया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों पे अल्पीकरण का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, यानी कि हमको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन हमको ऐसा ही बोलना है जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है जो हमको सुन रहा है उसकी छवि ना खराब हो, उसको अप्रिय ना लगे। अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं जो उसको अप्रिय लगता है तो हमारे मौलिक अधिकारों का रोक लग जाती है, हमारे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण हो जाता है। उसके बाद मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं, हमने आपको ये बात कल भी बताई थी। उसमें से एक है अनुच्छेद 14, इसको बोलते हैं भाग 1 का जो है उसका नाम है समानता का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में देखते हैं, इसमें है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, और जबकि कानून के समान जो संरक्षण की व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून की नज़रों में हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, डज नॉट मैटर। कानून की नज़रों में वो बराबर है। सलमान खान हो, चाहे आसाराम बापू हैं, चाहे कोई गरीब किसान हो, अगर वो जो न्याय व्यवस्था है वो सभी के लिए समान है संविधान के अनुसार। बाकी कितनी सच्चाई है आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 में जैसा कि लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक निर्वाचन, इसमें जो लोक निर्वाचन होता है, सरकारी नौकरी होती है, इसमें जो समानता की बात है वो अनुच्छेद 16 में की गई है। हालांकि इसमें जो रिजर्वेशन है वो भी अलग से अनुच्छेद 16 के ए है, 16 का बी है, 16 का सी है वगैरह इसमें चर्चा की गई है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोक निर्वाचन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। अनुच्छेद 17 में क्या है आप सभी को पता है कि इसमें छुआछूत के बारे में बात की गई है, अस्पृश्यता के बारे में बातचीत की गई है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? छुआछूत से संबंधित है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में चर्चा की गई है उपाधियों के अंत की। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि नहीं रख सकता है जो कि विदेश से ली गई हो। अगर आपने कोई ऐसी उपाधि ले रहे हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से वो उपाधि लेने से पूर्व ही राष्ट्रपति से आपको उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जो व्यक्ति सेना में होता है उसको लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, मेजर है इत्यादि की उपाधियाँ वो रख सकता है। इसी के तहत कुछ डॉक्टरेट की लोग उपाधियाँ रखते हैं, तो वो भी एक एक्सपेंशन है, वो भी एक अपवाद है। उसके लिए अलग से इसी के पार्ट्स में चर्चा की गई है कि उसमें छूट दी गई है कि शिक्षा है, सुरक्षा है इत्यादि में आप उपाधियाँ रख सकते हैं, लेकिन वो आपको राष्ट्रपति से उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप कोई उपाधि विदेशों से लेते हैं तो वो आपको उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति निश्चित रूप से लेनी पड़ जाएगी। अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं, आर्टिकल नंबर 19। चूँकि इस आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक चर्चा की गई है स्वतंत्रता के अधिकार की, तो अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। 19 के मुख्य रूप से 6 पार्ट हैं, हालांकि एक 7वां पार्ट भी था, संपत्ति का अधिकार, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अभी 6 पार्ट बचे हुए हैं। तो 19 का एक पार्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का एक क्या है? बोलने की आज़ादी। तो इसके तहत जो झंडा लहराना है, पुतला जलाना है, बोलना है, इसको बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके बाद है 19 का दूसरा। 19 का दूसरे में कहा गया है कि बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता।
19 का तीसरा पार्ट है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का चौथा पार्ट है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की अर्थात संचरण करने की स्वतंत्रता। और 19 का 5 है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था वो इसमें एक अपवाद था कि आप उसको छोड़ के पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने यह व्यवस्था बना दी है कि आप भारत के किसी भी कोने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी आप रह सकते हैं। अब पाकिस्तान के इलाके में जाएंगे तब तो अलग बात है। नेक्स्ट देखिए संपत्ति का अधिकार, हालांकि अब ये जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब यह कैसा अधिकार हो गया है तो आप सबको पता है कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे अनुच्छेद नंबर 20। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या देखेंगे अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 में चर्चा की गई है कि इसमें भी 3 प्रकार के सज़ा की बात की गई है। एक है एक गलती की एक सज़ा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो उसके लिए एक ही बार उसको सज़ा दी जाएगी। एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसी के अलावा 19 का ही दूसरा पार्ट है कि सज़ा के समय का जो कानून होगा उसी कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। अर्थात यदि आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति है और वो 2022 में कोई अपराध करता है और उस अपराध के तहत उसको सज़ा का प्रावधान है 5 साल जेल का, और अगले साल या 2023 में या 24 में कोई सरकार बदलती है और उसने कानून बना दिया कि अगर जो अपराध किया गया था उस अपराध की सज़ा महज 5 साल ना होकर 25 साल कर दी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने 2022 में जो अपराध किया था उसकी सज़ा के समय जो कानून बना हुआ था उस व्यक्ति को वही सज़ा दी जाएगी, अर्थात 5 साल की सज़ा ही दी जाएगी। बाद का कानून उस पर मान्य नहीं होगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 के दूसरे भाग में। अनुच्छेद 20 का तीसरा पार्ट है, उसमें लिखा गया है कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। उसको सज़ा दे दी जाएगी, सज़ा बोल दी जाएगी, लेकिन उसको संरक्षण रखा जाएगा, उसके खान पान का ध्यान रखा जाएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और उससे मतलब काम कराया जाएगा, उसके बदले उसे मजदूरी भी दी जाएगी, लेकिन उसको जो है बिल्कुल सज़ा फ्री में नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट जो है आर्टिकल है आपका, नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है इसमें कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको किसी भी समय जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब अगर आपातकाल लगता है देश में किसी भी समय और राष्ट्रपति जब आपातकाल लगता है तो उस दौरान हमारे सारे अनुच्छेद, सारे जो अधिकार हैं उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको राष्ट्रपति ख़त्म नहीं कर सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रपति आपातकाल में भी समाप्त नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 20। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, उसका नाम है अनुच्छेद 21। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता का संबंधित अधिकार कौन सा है, किसी व्यक्ति के प्राणों से संबंधित अधिकार कौन सा है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस आपका चालान करती है हेलमेट ना लगाए होने के कारण तो किस अनुच्छेद से संबंधित है, यदि आप कार चला रहे हैं आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और पुलिस ने आपका चालान किया है तो यह किस अधिकार के तहत, किस अनुच्छेद के तहत करती है। तो इस सब की जब बात होती है तो आपका आता है आर्टिकल नंबर 21। इसमें आप नाम से स्पष्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात जब भी कोई किसी व्यक्ति के प्राणों की बात होगी, जहाँ पे उस व्यक्ति के प्राणों का हनन हो रहा होगा, यानी कि आप सपोज़ करिए आप सिगरेट पी रहे हैं पब्लिक प्लेस में और किसी दूसरे व्यक्ति के जो है अधिकारों का हनन होता है अगर आप सिगरेट पीते हैं, क्योंकि इससे आपको तो नुकसान हो ही रहा है, अब फिर दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है। और अनुच्छेद 21 कहता है कि न तो आप किसी अन्य व्यक्ति की जान ले सकते हो, न तो आप अपनी जान ले सकते हो। अर्थात अगर आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की और बच गए, अगर मतलब निपट गए तब सरकार क्या ही सज़ा देगी, लेकिन अगर आप बच जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि आपने आत्महत्या का प्रयास किया था। इसलिए तो अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का एक नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21 का ए, इसमें इसको संविधान संशोधन के माध्यम से अलग से जोड़ा गया है। जितने में भी आपको मिले 21 का ए, 21 का बी, 21 का सी या जो भी ABC वाले मिले वो समझ जाओ आप कि संविधान संशोधन करके ही जोड़े गए हैं। तो 21 का ए में जोड़ा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और इसे यह उस छोटे बच्चे का, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चे का अधिकार होगा कि वह निःशुल्क जो है प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करें। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें
3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसको बताएगी कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, आपने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से हम आपको जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये छोटे मोटे नॉर्मल अपराधों में ही बताया जाता है। अब आपने किसी का मर्डर कर दिया है, पुलिस को शक है आप पे, तो आपसे बताएगी थोड़ी ना आपने मर्डर कर दिया है, आपको उठा के ले जाएगी थाने में, बैठ के पूछेगी आपसे कि हाँ भाई बताओ मारा था कि नहीं मारा था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने सहशरीर का अर्थात होता है उसके शरीर को किसी भी प्रकार की बिना हानि पहुंचाए, आपको किसी व्यक्ति को अगर आपने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने आपको पेश करना होगा। और इस 24 घंटे में जो यातायात है और अवकाश है इसका समय नहीं गिना जाएगा, इसका समय नहीं गिना जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखना होता है 22 का तीसरा पार्ट है, उसमें कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार होता है। अगर वकील गलत लिख गया है, वकील रखने का अधिकार होता है। क्या रखने का अधिकार होता है? वकील। तो वकील कैसे रखेगा? अगर उस व्यक्ति के पास पैसा है तब तो कोई बात नहीं है, खुद का कोई अच्छा वकील कर सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो सरकार का दायित्व होता है कि वह उस गरीब व्यक्ति के लिए वकील मुहैया कराए, जिससे कि वह व्यक्ति अपना केस लड़ सके। उसके बाद आता है कुछ निवारक विरोध अधिनियम भी होते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाता है, यह भी आर्टिकल 22 से ही संबंधित है। मेन रूप से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 22 को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें होता है नॉर्मल तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, जैसे अगर हम लिख दें आर्टिकल 22 यहाँ पे, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेक्शन, इसको बोलते हैं प्रिवेंसिव और डिटेक्शन। इसका मतलब होता है हिंदी में एक निवारक विरोध अधिनियम, निवारक विरोध अधिनियम। तो इसके तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मतलब आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को इन अधिकारों के तहत गिरफ्तार करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं कि वह व्यक्ति जो है गिरफ्तार करने से पहले पुलिस आपको कारण बताएगी, 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश करेगी और आपको वकील रखने का अधिकार देगी, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा। ये जो है बहुत खतरनाक स्थितियों में ही लगाया जाता है, नॉर्मल नहीं लगाया जाता। जब आप कोई गलत काम करते हैं, आप हाई फाई लेवल के व्यक्ति होते हैं, तभी आपके सरकार ये लगाती है। इसके तहत जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका। इसे 1980 में लाया गया था और सबसे खतरनाक अधिनियम माना जाता है। आपने सुना होगा कि योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में के लखनऊ शहर में जो दंगे हुए थे वहाँ पे बहुत से व्यक्तियों के ऊपर रासुका लगा दिया था। तो रासुका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत चर्चा में रहता है, आपको ध्यान रखना है। ये 1980 से लागू हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या होता है कि इसमें बलात् श्रम यानी कि बलपूर्वक श्रम किसी व्यक्ति से आप नहीं करवा सकते हैं। और मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को काम कराया और उसको काम के बदले न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी तो ये बेगारी माना जाता है और ये प्रतिबंधित कर दी गई है कि किसी व्यक्ति से आप बेगारी नहीं करवा सकते। इसी के अलावा अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 24 साल से कम आयु के बच्चों को 24 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में, जैसे कोयले की खदानों में या अन्य खतरनाक कामों में आप नहीं लगा सकते, इससे कि उस बच्चे की जान को खतरा हो। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि माफ़ करिएगा, अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है, 6 से 14 वर्ष का कोई बालक है तो उसको शिक्षा लेने का अधिकार है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी छात्र के या 24 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 24। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात अंतःकरण की चर्चा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का अंतः रूप से स्वतंत्र है। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि तलवार रखना, कृपाण रखना, जैसे सिख कृपाण रखते हैं, मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं, हिंदू लोग टोपी सर पे लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये सब करने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहती है। तो इसकी संविधान में आपको स्वतंत्रता दी गई है। कई जगह पे कहा जाता है, आपने खूब सुना होगा कि चाइना में जो वीगर मुसलमान हैं उनकी जो महिलाएँ होती हैं वो जो पहनने वाला एक क्या होता है जो मुस्लिम महिलाएँ पहनती हैं,
उसे क्या बोला जाता है, उसको काट देती हैं, बुरखा बोलते हैं। बुरखा को घुटने से नीचे से अगर होता है तो उसे काट देती हैं, अर्थात बुरखा नहीं पहनने दिया जाता है या हिजाब नहीं पहनने दिया जाता है। तो ये अलग टॉपिक है, इसको ना ही छेड़ें तो अच्छा है। लेकिन आपको मोटा मोटा समझना है कि अनुच्छेद 25 हमको ये अधिकार देता है कि आप जो चाहें वो पहन सकते हैं। आपको कपड़े पहनने की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 21 से प्राप्त है, लेकिन अंतःकरण की चर्चा के तहत आप अपने धर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 26। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और सड़क पर नमाज भी पढ़ सकते हैं। इस बात की चर्चा आपके संविधान में की गई है। आप ध्यान से देखिए, इस बात की चर्चा आपके संविधान में की गई है कि आप अगर चाहें तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप सड़क पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 27। इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अर्थात कोई धन किसी मंदिर में रखा है, मस्जिद में रखा है या कहीं भी धार्मिक कार्य के लिए रखा गया है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सरकारी है तो उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आपने सुना होगा कि संस्कृत जो है एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है, कोई धार्मिक भाषा नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुओं की भाषा है। इसी तरीके से जो मुस्लिमों की भाषा है, इसको भाषाओं को बांट दिया गया है कि हिंदुओं की भाषा है, उर्दू को कहा गया है कि मुसलमानों की भाषा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धर्म की भाषा को कोई भी विद्यालय, सरकारी संस्थान जो सरकारी पैसे से चल रहा है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि भारत जो है एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 29। इसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक का अर्थात ये होता है कि जहाँ पर किसी विशेष जाति के या किसी विशेष धर्म के लोगों की संख्या कम हो। उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद नंबर 29 में। और इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अलग से प्रावधान किया जाएगा। अर्थात यदि कोई अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक व्यक्ति बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा हो तो सरकार का यह दायित्व होगा और उस व्यक्ति का अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद के संस्थान खोल सके। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद नंबर 31। आप सभी को पता है अनुच्छेद नंबर 31 को में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में इसको जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A में इसे जोड़ दिया गया। अच्छा, मौलिक अधिकार जो होता है उसको हमसे सरकार नहीं ले सकती है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ होती है तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 35 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी होगी और तुरंत जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, बचाव किया जाएगा। ठीक है, लेकिन भाग 4 आता है। भाग 4 में भी हम बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भाग 4 में अगर आप सरकार कोई कार्य नहीं करती है तो इसके लिए आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि आप जो है वहाँ जाइए और अपनी बात को कह पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 32 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 32 में चर्चा की गई है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की। अनुच्छेद 32 कहता है कि जो अनुच्छेद 32 है ये एक तरीके से जो हमारे अधिकार है उनकी एक रीढ़ की हड्डी है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 32। अर्थात क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए कि यदि मान लो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त देना चाहता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? तो उसका आंसर होता है अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। उसमें से पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका ट्रिक होती है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो पहला जो है उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट मानी जाती है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो बंदी बनाने वाला अधिकारी होता है वह आदेश उसको करता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार करके रखा है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में आप उसको
तुरंत जो है न्यायालय में प्रस्तुत करिए, सशरीर प्रस्तुत करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भयंकर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद दूसरा रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट परमादेश, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मेंडेमस। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी ठीक तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ दिया जाता है। जैसे कोई सरकारी अध्यापक है या कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई लेखपाल है, वो अगर आपको काम को करने के लिए आपसे घूस मांगता है, आपसे पैसे मांगता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए अनुच्छेद 32 के तहत और वहाँ से एक आदेश लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट आपको मेंडेमस करेगा, आदेश करेगा, परमादेश देगा और उस व्यक्ति को तुरंत जो है सही तरीके से काम करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी नौकरी तुरंत जा सकती है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है अधिकार प्रेक्षा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे काम को करे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, अर्थात आपने बहुत बार देखा होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, वो भी इंजेक्शन मरीज को लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, इलाज कर देते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनको डॉक्टरी करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कोवेरेंटो लाया जाता है, अधिकार प्रेक्षा का जो वो कानून है वो लाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट देता है और ऐसे व्यक्ति के नौकरी को तुरंत जो है स्थगित किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति पुलिस वाला है और पुलिस कर्मचारी को कतई ये अधिकार नहीं होता है कि वह आपका चालान करे, आपके ट्रैफिक की जांच करे, वो आपकी तलाशी ले सकता है, आपके देख सकता है कि आपके पास कोई गलत सामग्री नहीं है, कोई बम नहीं है, लेकिन आपका इस बात पे चालान नहीं कर सकता कि आपने जो है सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, कि आपके पास गाड़ी का प्रदूषण नहीं है, इस वजह से आपका चालान नहीं कर सकता है। लेकिन वो अगर ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्रेक्षा ला सकते हैं और उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी निश्चित रूप से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को लगा लिया जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लो आपने किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिला न्यायालय जो होता है वहाँ से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा हुई है तो ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत ही फांसी पर लटका देंगे, वो पहले जाता है हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फाइनल होने के बाद में वो मुकदमा ले जाता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जब तक उस फैसले को सुनेगा तब तक तो ये डेट देगा किसको लटका दो। तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट तुरंत एक आदेश निकालता है कि जो सज़ा निचली अदालत ने सुनाई है इस पर रोक लगाइए, इस पर हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे क्या करना है इसको। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट उत्प्रेषण। क्या आता है? उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय जो है अपनी निचली न्यायालय पर ही लगाती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट किस पे लगाता है? हाई कोर्ट पे। और हाई कोर्ट किस पे लगाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। इसी तरीके से यह किस लिए लगाया जाता है कि जब कोई निचली कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना दे तो अब जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगाएगी और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। आप उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो भाग पूछे, ध्यान रखना आप। भाग में कहते हैं प्रस्तावना को, भाग किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 32 को। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है, संविधान का हृदय भी कहते हैं। संविधान की आत्मा तो अम्बेडकर जी ने ही कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद 32। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 33। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो संसद है और सेना है, मीडिया है तथा जो गुप्तचर हैं, इनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अर्थात अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो जो सेना वगैरह जो ये मीडिया वगैरह है, मीडिया बहुत सी बातों को लीक कर सकती है। आप खुद समझते हैं कि मान लीजिए मीडिया किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बता देती है तो जनता में उसका बहुत भयंकर प्रभाव पड़ जाता है। जो मोदी सरकार वर्तमान में काम कर रही है, आप सभी जानते हैं कि इनकी बातों को सबसे ज़्यादा, इनकी जो खूबियाँ हैं, इनकी जो प्रचार करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मीडिया ही है। मीडिया बिल्कुल इनका एक तरीके से दलाल बन के बैठा है, एकदम से रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। मीडिया एकदम से बिकाऊ टाइप का हो गया है। तो ये सब काम करने के लिए मीडिया पर रोक लगाना जरूरी है। इसके तहत संविधान में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 33 में। अनुच्छेद नंबर 34 में कहा गया है कि भारत में के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून अर्थात मार्शल लॉ लग सकता है। और ऐसा कब होगा? जब सेना जो राष्ट्रपति है, सेना का सर्वोच्च कमांडर, वो चाहेगा और जब संसद भंग हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको। सबसे कठोर मार्शल लॉ जो होता है उसको बोलते हैं अफस्पा। अफस्पा बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? अफस्पा बोलते हैं। और सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। सेना के न्यायालय क्या बोलते हैं?
कोर्ट मार्शल बोलते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 35 आता है। अनुच्छेद 35 में जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, इनको लागू होने की विधिक चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों को हमने पहले बताया था 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन जो एक संपत्ति वाला था उसको खत्म कर दिया गया। जो 6 पार्ट था संपत्ति वाला, इसे खत्म कर दिया गया। बाकी आपके तीनों बचे हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 14, 20, 21, 21 से 23, 24 और 25 से 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए ये हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलता है। कौन कौन सा? 15, 16, 19 और 30। इसके अलावा हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी आप किसी भी जगह पे हड़ताल कर देते हैं, आपने अगर अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, आपने हड़ताल कर दी तो बहुत सारे मरीजों को जो है नुकसान हो सकता है, यानी कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कहा गया है ना कि मौलिक अधिकार वहीं तक सीमित हैं जहाँ तक आप दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें। उसके बाद वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वोट डालने का जो आपका अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। काहे का अधिकार? वोट डालने का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 20 को किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते। और मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? अनुच्छेद 32 होता है। अनुच्छेद 32 के तहत होता है सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत होता है हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत कौन होता है? हाई कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने सोचा जो है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें भाग 3 ही रखते हैं, क्योंकि भाग 3 है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप सबके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएं। महज 3-4 वीडियो में हम लोग कम कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटी है आपकी ख़त्म हो जाए, जिससे कि आपका जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको केवल 2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना है और आपका जो आर्टिकल्स हैं सारे वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे आपसे नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।